हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। तो कैसे हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज का आप लोगों का सेशन कैसा लग रहा है। सभी चैप्टर का आप लोगों को प्रैक्टिस सेट हल करने को मिल रहा है। तो आप लोग अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करिए, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं रहता है। जब भी पेपर आता है तो बिल्कुल टाइम नहीं रहता है, जल्दी जल्दी में सब कुछ होता है नहीं। साहित्य का दायरा इतना बड़ा है कि उसको पढ़ते पढ़ते तो यहाँ इलाहाबाद में कितने कितने लोग कितने साल से पढ़े हुए हैं टीजीटी पीजीटी के लिए। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए अभी से। अभी कुछ अता पता तो है नहीं कि टीजीटी पीजीटी का पेपर होने वाला है, तो फिर भी लेकिन लगातार लगे रहिएगा, क्योंकि आप लोगों को वैकेंसी बहुत जल्द ही देखने को मिलेगी। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं और आज के सेशन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी हिंदी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो किससे हुआ है? सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। वन लाइनर प्रश्न रहता है, आप लोग इसको नोट करते रहिएगा। एक अच्छी सी नोट्स भी तैयार हो जा रही है आप लोगों की। ज़्यादा फालतू की इधर उधर बातें भी कुछ नहीं होती है। 10-15 मिनट में आपको 40-50 प्रश्न लमसम देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग बढ़िया से तैयारी करते रहिए। किससे हुआ है? सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। सेकंड ऑप्शन, सॉरी, यहाँ पर सौर सैनी अपभ्रंश होगा। केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? तो आप लोगों को पता होगा, केंद्रीय हिंदी संस्थान है आगरा में है। कहाँ? आगरा में है। अगला है देवनागरी किस प्रकार की लिपि है? तो देवनागरी कैसी लिपि है? एक अक्षरात्मक लिपि है। अपनी देवनागरी लिपि एक अक्षरात्मक लिपि है। अगला है छत्तीसगढ़ी के अन्य दो नाम क्या हैं? तो छत्तीसगढ़ी के अन्य दो नाम क्या हैं? लारिया और खलटाही हैं। कौन सा होगा? लारिया और खलटाही हैं। कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के दो नाम हैं। अगला है आकार बहुला भाषा कौन सी है? तो आकार बहुला भाषा कौन सी है? छत्तीसगढ़ी, बघेली, मगही और मैथिली। कैसी भाषा हैं? तो आकार बहुला भाषा के अंतर्गत आती हैं छत्तीसगढ़ी, बघेली, मगही और मैथिली। अगला है राजभाषा में का वर्ग के अनुसार कितने राज्य आते हैं? तो राज्य भाषा में पूछ रहा है कि राजभाषा में का वर्ग, यानी कि का वर्ग का खा गा घा और अंगा तक आता है। तो 5 वर्ग होता है, एक वर्ग में 5 वर्ग होता है, 5 वर्ड होते हैं। कौन सा? का वर्ग के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? तो 10 राज्य आते हैं। वह कौन कौन सा है? आगे के प्रश्न में रखा है। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भाषा को कब स्वीकृति मिली थी? तो भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को स्वीकृति मिली थी। किसके अनुसार? भारतीय संविधान के अनुसार। अगला है किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी? तो किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी? 343 ए के अनुसार होगी। किसके? 343 ए के अनुसार हिंदी का क्या है? अनुच्छेद के अनुसार राज्य भाषा के अंतर्गत आती है। मैंने इसको रटवा दिया है, आप लोगों को रटा होना चाहिए सभी प्रश्न। हिंदी केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? 1960 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1960 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है किस संशोधन के अनुसार 4 भाषाओं को जोड़ा गया है? तो किस संशोधन के कौन से जोड़े गए हैं? 92 संशोधन के अनुसार हिंदी में 4 भाषाओं को जोड़ा गया है। कौन सा है? मैथिली, कोंकणी, बोडो और डोगरी। 4 भाषाएं ऐसी हैं। मैंने इसको भी बहुत रटवाया है, कई बार मैंने प्रश्न उठाया था उसको। मैथिली, कोंकणी, चारों भाषाएं आ गई हैं। तो चारों भाषाएं आप लोग अच्छे से रटते रहिएगा, याद भी। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न कह रहा हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना, प्रयाग पूछता है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई थी? कि 1910 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो यहीं से पता करिएगा, इलाहाबाद में हुई थी, यानी प्रयागराज में हुई थी। कौन सी? हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी।
1910 ईस्वी में हुई थी। अगला है जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? तो जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? तो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में? तो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है हिंदी एक प्रहरी है किसे कहा जाता है? तो हिंदी एक प्रहरी है किसे कहा जाता है? पुरुषोत्तम दास टंडन जी को कहा जाता है। क्या? हिंदी एक प्रहरी है। क्लियर हुआ? आगे है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है। किसका है प्रिय प्रवास? कमेंट करके बताइएगा कि प्रिय प्रवास किसका है। मैंने कई बार इसको पढ़ाया भी है कि प्रिय प्रवास किसका है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? अगला है अवधी भाषा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो अवधी भाषा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? चंदायन माना जाता है। चंदायन है। चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की रचना है। अवधी भाषा का प्रथम ग्रंथ के अंतर्गत आता है चंदायन। चंदायन किसका है? मुल्ला दाऊद की रचना है। अगला है उक्त व्यक्ति प्रकरण किसका ग्रंथ है? तो उक्त व्यक्ति प्रकरण किसका ग्रंथ माना जाता है? दामोदर पंडित का माना जाता है। किसका है? दामोदर पंडित जी का है ये। अगला है नूर मोहम्मद की दो रचनाएं कौन सी हैं? तो नूर मोहम्मद की दो रचनाएं कौन सी हैं? इंद्रावती और अनुराग बांसुरी हैं। कौन सी? इंद्रावती और अनुराग बांसुरी आती हैं। अगला है ब्रज भाषा की मुख्य बोलियां हैं। तो ब्रज भाषा की मुख्य बोलियां कितनी हैं? 5 हैं। कौन कौन सी हैं? भूक्सा, अंतर्वेदी, भरतपुरी, डांगी और माथुरी। मथुरा के आसपास की भाषा को क्या कहा जाता है? ब्रज भाषा के ही अंतर्गत आती है। क्या? माथुरी भाषा भी आती है और अंतर्वेदी भी आती है, भरतपुरी और डांगी भी आती है। तो ब्रज भाषा की कितनी बोलियां? 5 बोलियां हैं। भूक्सा, अंतर्वेदी, भरतपुरी, डांगी और माथुरी आती हैं। अगला है स्नेह लीला के रचनाकार कौन हैं? तो स्नेह लीला के रचनाकार कौन होंगे? विष्णु दास जी को माना जाता है। किसे माना जाएगा? विष्णु दास जी को माना जाता है। इम्पॉर्टेंट है, नोट करते रहिएगा। अगला है ब्रज भाषा का उदय काल क्या है? तो ब्रज भाषा का उदय काल पूछता है तो कौन सा है? 1000 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। किसका? ब्रज भाषा का उदय काल माना जाता है। अगला है संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो संदेश रासक के रचयिता कौन है? अहद माड़ हैं। कौन होंगे? अहद माड़ होंगे। संदेश रासक के रचयिता माने जाते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में जो लिपि सुधार समिति की उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न फिर से देखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में जो लिपि सुधार समिति गठित की उसके अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। कौन होंगे? आचार्य नरेंद्र देव को माना जाता है। अगला है लाल कवि द्वारा रचित छत्र प्रकाश किस बोली में लिखा गया है? प्रश्न लाल कवि द्वारा रचित छत्र प्रकाश किस बोली में लिखा गया है? तो किस बोली में लिखा गया है? बुंदेली बोली में लिखा गया है। क्या? किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है ये? लाल कवि के द्वारा छत्र प्रकाश लिखा गया है। जो कि छत्र प्रकाश किस बोली के अंतर्गत आता है? तो बुंदेली बोली के अंतर्गत आता है। किसकी रचना है? तो लाल कवि की रचना मानी जाती है। आगे का देखते हैं। अगली रचना है हरियाणवी कौरवी किस प्रकार की बोलियां हैं? हरियाणवी कौरवी किस प्रकार की बोलियां हैं? तो आकार बहुला प्रकार की बोलियां हैं। कौन सी? हरियाणी कौरवी आती हैं आकार बहुला के अंतर्गत। अगली है मुल्ला वजही कृत कौन सी रचना है? तो मुल्ला वजही की कौन सी रचना है? सबरस है। किसकी रचना है? तो मुल्ला वजही की रचना है। कौन सी? सबरस है। अगला है खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति हुई है किससे? आरमाइक लिपि से हुई है। किसकी? खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति हुई है आरमाइक लिपि से हुई है। अगला है ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से किस लिपि का विकास हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से किस लिपि का विकास हुआ है? तो गुप्त लिपि का विकास हुआ है। किससे? ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत आती है। किस लिपि का? गुप्त लिपि का आता है। अगला है नागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो नागरी लिपि का विकास हुआ है किससे? ब्राह्मी लिपि से हुआ है।
किस लिपि से माना जाता है? तो ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। किसका? नागरी लिपि का विकास माना जाता है। अगला है देवनागरी लिपि का मानवीकरण कब हुआ था? तो देवनागरी लिपि का मानवीकरण हुआ था 1966 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1966 ईस्वी में हुआ था। किसका हुआ था? देवनागरी लिपि का मानवीकरण हुआ था 1966 ईस्वी में हुआ था। तो ये रहे आज के पूरे 30 प्रश्न। इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोगों को थोड़े 10 मिनट में 30 प्रश्नों की श्रृंखला देखने को मिल गई। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग इसको बढ़िया से याद कर लेना और नोट्स बना लेना। तो चलिए, नमस्कार।